क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है भाई, आज 47 क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ये रॉयल क्लब की जो है कैश की ट्रांजेक्शन दे रखी है और रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें दे रखा है। और ये कौन सी ईयर का दे रखा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 2020 का। ठीक है, तो मैं इसकी पहले रिसीप्ट साइड पढ़ लेता हूं। रिसीप्ट में लिखा है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब हो गया कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। तो लिखा है ना आगे, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 21,900। टू एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? जो मेंबर एंटर करता है तो उससे एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस ली जाती है। ठीक है, ये इनकम रिवेन्यू रिसीप्ट मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी? हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट। जब भी कोई मेंबर एंटर करेगा, एडमिट होगा, तो उससे उसकी एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस ली जाएगी। सब्सक्रिप्शन, तो ये भी हमारी कैपिटल रिवेन्यू रिसीप्ट हो गई। ठीक है, ये भी हमारी क्या है? इनकम है। लेगेसी, अब ये लेगेसी क्या है? जब कोई डिसीज पर्सन, कोई इंसान जो है संस्था को अपना जो विल या वसीयत बना के दे देता है, यानी जो भी उसका पैसा है वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें एज ए डोनेशन के तौर पे तुम्हें दे रहा हूं, तो एक प्रकार का ये विल है। ठीक है, अब अगर इसमें ये स्पेसिफाइड हो कि ये किस पर्टिकुलर चीज के लिए वो दे रहा है, कंडीशन अप्लाई हो, तो इसको कैपिटलाइज कर देते कि भाई मान लो इसने ये लेगेसी बिल्डिंग बनाने के लिए दी है, तो इसको कैपिटलाइज करेंगे। और लेकिन कोई इंफॉर्मेशन अगर गिवन नहीं हो तो हम इसको रिवेन्यू रिसीप्ट मानेंगे। ठीक है, शायद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसको रिवेन्यू रिसीप्ट यानी इनकम मानेंगे। ठीक है, लेगेसी का मतलब विल होती है, वसीयत होती है। ठीक है, तो ये उनको वसीयत के तौर पे कुछ पैसा रिसीव हुआ है 16,500। और अगला है टू लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि जो मेंबर इनके साथ, संस्था के साथ जुड़ता है तो वन टाइम एक फीस पे करता है और जिसकी सर्विस वो पूरे लाइफ, जब तक वो उसके साथ जुड़ा हुआ है तब तक लेता है। तो ये हमें इसको रिवेन्यू रिसीव्ड नहीं मानना, क्योंकि इसका बेनिफिट वो तब तक लेगा जब तक वो इसके साथ, इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमेशा कैपिटल रिसीट मानते हैं, यानी कैपिटलाइज करेंगे इसको। क्या करेंगे? इसको कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे। ठीक है, अगला है टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। ठीक है, तो ये सरप्लस का मतलब जो भी इन्होंने इवेंट किया होगा उससे कुछ पैसा बच गया। ठीक है, तो जो पैसा बचा हुआ है तो ये उसका सरप्लस है, तो ये भी इनकम हो गई हमारी। ठीक है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो इनकम कौन सी है, क्योंकि जो इनकम होगी वो इनकम एक्सपेंडिचर में इधर इनकम साइड में आएगी। ठीक, अब पेमेंट साइड में, तो पेमेंट में सबसे पहले है रेंट। रेंट की पेमेंट करिए, एक्सपेंसिस है ये। फिर अगला है वेजेस। वेजेस की पेमेंट करिए, ये भी एक्सपेंसिस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी एक्सपेंसिव है। ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या होता है? जैसे किसी डॉक्टर को आपने बुला लिया, ठीक है, और मेंबर का एक चेकअप करा लिया, बीपी शुगर का टेस्ट करा लिया, तो भाई उसको कुछ फीस पे करोगे ना, बदले में कुछ पे करोगे, तो वो जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो उसको, उसके सम्मान में, तो उसी को कहते हैं ऑनोरेरियम। तो ये भी एक्सपेंसिव ही हुआ, खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये भी हमारा एक्सपेंडिचर में। तो पेमेंट साइड से हमें एक्सपेंसेस मिलेंगे, उसको हम एक्सपेंडिचर में डालेंगे, और रिसीप्ट साइड से हमें इनकम मिलेंगे, उसको हम इनकम में ले आएंगे। ठीक है, इसके अलावा रिसीप्ट में आपको और भी बताई थी मैंने, क्या क्या बताई थी? रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, है ना, और लायबिलिटीज क्रिएट होके पैसा आएगा, यानी कहीं से लोन ले लिया, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा बुक्स। बुक्स परचेज करी आपने, तो बुक्स अगर आपने खरीदी है तो बुक्स क्या हुई हमारी? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, कैपिटल पेमेंट, यानी आपने एसेट्स खरीदी है। तो ये एसेट्स कहाँ आएंगी? क्योंकि पेमेंट इस साल हुई है तो इसका मतलब इस साल खरीदी होगी, तो ये हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगी। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है। ठीक है, ये देखो ये डेट मैच कर रही है ना, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। इस साल पेमेंट करिए, मतलब इस साल खरीदी है बुक्स, एसेट्स है ये। फिर एफडी करिए आपने, ठीक है, 80,000 रुपए की, और उस पर आपको 3% ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा।
और एफडी कब करिए? 1 अक्टूबर 2019 को। तो एफडी पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन 1 अक्टूबर को एफडी करिए तो 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा और 31 मार्च 2020 तक मिलेगा। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना हो गया? 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा तो ये भी आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। तो इनकम में आएगी ये। अब हमें बाद में ये चेक करना पड़ेगा कि ये इनकम हमें मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, अगर नहीं मिली है तो इसको हम एक्रूड इनकम बोलेंगे। एक्रूड इनकम मींस इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी इनकम कमा तो लिए लेकिन अभी तक मिली नहीं है। और लास्ट में दे रखा है बैलेंस ईडी, कैश का और बैंक का। कैश का और बैंक का हमें बैलेंस ईडी दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? ये हमारा कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। कैश और बैंक का क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो इसको जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये मैंने वर्किंग नोट में बना रखा है, जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी कैश और बैंक का एसेट्स में, और जो कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद अब थोड़ा इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट, ये भी पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन को करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स वर्थ ₹2 लाख। बिगिनिंग में, शुरुआत में क्लब के पास 2 लाख रुपए की बुक्स पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये बुक्स एसेट्स हुई, और ये कब की एसेट्स हुई? बिगिनिंग की, शुरुआत की। तो ये कहां जाएगा? हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, और हाँ, ये जो एसेट्स है ये हमारी क्लोजिंग में भी आएगा, क्योंकि भाई जो हमने एसेट्स परचेज कर ली वो कंटिन्यू रहती है ना बिजनेस में, जब तक कि उनको सेल ना करो, या फिर डैप लग गया तो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 85। सिमिलरली ये भी बुक्स की तरह ट्रीटमेंट होगा, पहले ओपनिंग में आएगा क्योंकि पहले से पड़ी है, और फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्लोजिंग में। अगर कोई डैप हुआ तो वो लेस कर देंगे, सेल हुआ तो वो लेस कर देंगे, परचेज हुआ तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटिंग टू ₹3,500। शुरुआत में ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन ड्यू था, एरियर था, आना बाकी था 3,500, और एट द एंड ऑफ द ईयर ₹4,500, और एंड में यानी कि करंट ईयर में कितना ड्यू है? ये 4,500। एंड 6 मंथ रेंट एट द रेट ₹1,400 पर एनम वाज पर मंथ वाज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। 6 महीने का रेंट भी देना बाकी है, जो कि हर महीने 1,400 देना है। उस हिसाब से 6 महीने का देना बाकी है। 1,400 पर मंथ है, PM लिखा है ना, पर मंथ। ठीक है, बिगिनिंग में भी ड्यू है, देना बाकी है, और एंड में यानी करंट ईयर। बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग, बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट से, और एंड का मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट। ठीक है, तो बिगिनिंग में भी देना बाकी है और एंड में भी देना बाकी है। और लास्ट में अभी कुछ और भी लिखा है, देखो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड इट्स बैलेंस शीट। एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 का, और एक उसी डेट का बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि आपको देखो इसके अलावा और क्या देखा है, एज एट दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड ₹11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रेस्पेक्टिवली। यानी आपका फर्नीचर में और बुक्स में जो है वो डेप्रिसिएशन लग गया। पहले आपका आ रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर पर जो डैप लगा वो 5,000 का लगा है, और बुक्स में जो डैप लगा है वो 11,300 का लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फर्नीचर को ओपनिंग में दिखाओगे, क्योंकि बिगिनिंग में जो भी है, उसके बाद जब आप उसको क्लोजिंग में कंटिन्यू करोगे तो इस डैप को क्या करोगे? आप लेस करोगे। ठीक है, और बाकी डैप आपका एक्सपेंडिचर भी है वो यहां पर भी आएगा। ठीक है, ये जो एडजस्टमेंट है इसको 2 बार आपने इसको रिकॉर्ड करना है। एडजस्टमेंट को कितनी बार रिकॉर्ड करना है? 2 बार। और जो ऊपर रिसीट और पेमेंट अकाउंट है उसमें जो भी है उसको आपने 1 बार कवर करना है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं पेमेंट, पहले हम पेमेंट साइड को निपटा लेते हैं। ठीक है ना, पहले किसको निपटा लेते हैं? पेमेंट साइड में। और जो एडजस्टमेंट आएगी उसको भी हम साथ में कर लेंगे, है ना, और जिसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एडजस्टमेंट किसके साथ है। तो सबसे पहले पेमेंट साइड में आ गया रेंट। रेंट की आपने पेमेंट करी 16,800। तो रेंट की पेमेंट आपका क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है। तो कहां पर आएगा ये? हाँ, एक्सपेंडिचर में। तो यहां लिख देंगे टू रेंट
16,800। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या दे रखा है कि 6 महीने का जो रेंट है 1400 पर मंथ के हिसाब से, वो बिगनिंग में भी ड्यू है, यानी ओपनिंग में भी देना बाकी था, और एंड में भी ड्यू है, यानी कि एंड में भी, करंट ईयर में भी देना बाकी था। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो रेंट 16,800 है, इसका ये पेमेंट में है। पेमेंट का मतलब आपने पेमेंट इतनी करी है, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल का एक्सपेंस इतना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें पिछले साल का कितना इंक्लूड है। देखो, जो बिगनिंग में ड्यू था, देना बाकी था, 1400 के हिसाब से लगाओ, तो 1400 और 6 मंथ का ड्यू था ना, तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 1400 इंटू 6, 8,400। तो यानी कि बिगनिंग में भी कितना ड्यू है, 8,400 रुपए, और करंट ईयर में भी कितना ड्यू है, 8,400 रुपए। अब जो बिगनिंग में ड्यू है वो हम ये लेके चलते हैं कि जो पिछले साल देना बाकी था वो इस साल पे हो गया होगा। पहले तो ये ध्यान रखना, जो पिछले साल, जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना हो कि इतना और बच गया रिमेनिंग, तब तक तो जो पिछले साल देना बाकी था वो हम क्या मान के चलते हैं कि इस साल हमने चुका दिए होंगे, पे कर दिए होंगे। तो ये जो 16,800 रुपए है, इसमें पिछले साल का जो ये 8,400 रुपए ड्यू है ना, हम क्या मान के चलेंगे कि हमने इसमें पेमेंट कर दिए। तो पेमेंट कर दिए तो इसके अंदर क्या होगी, ये इंक्लूड होगी, जुड़ी हुई होगी। और इनकम एक्सपेंडिचर जब हम बनाते तो हमें करंट ईयर के ही खर्चे लेने होते और करंट ईयर की ही इनकम लेनी होती है। ठीक है, करंट ईयर के ही खर्चे लेने होते और करंट ईयर की ही इनकम लेने होते। तो इसमें पिछले साल की पेमेंट जुड़ी हुई है 8,400 रुपए, तो उसको क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग रेंट इन द बिगनिंग, ठीक है, या फिर इन, ठीक है, या तारीख, डेट लिख दो, जो भी तारीख है, ठीक है, इन द बिगनिंग। कितना हो जाएगा, 8,400। तो कितना आ जाएगा लेस करके, ये बताओ, 8, उतना ही आ गया। ठीक है, और एंड में भी कितना है, एंड में भी इतना ही ड्यू है। तो जो एंड में ड्यू है, यानी एंड का मतलब करंट ईयर का ड्यू है इस साल का, तो जो इस साल का ड्यू है इसका मतलब वो अभी तक दिया नहीं है, वो देना बाकी है। पिछले साल का हम क्या मान के चलते हैं कि पे हो चुका होगा इस साल, तो इसके अंदर वो पिछले साल का इंक्लूड है, तो हमने क्या कर दिया, हटा दिया। इस साल का भी तो बोल रहा है वो, एंड का भी देना बाकी है, तो इस साल का जो देना बाकी है वो तो दिया ही नहीं है। देना बाकी क्यों है, वर्ड क्यों आया देना बाकी है, क्योंकि दिया नहीं है, पेमेंट नहीं हुई है, तो इसका मतलब वो भी तो देना बाकी है इस साल का। तो इस साल का कोई भी एक्सपेंस, कोई भी खर्चा छूट ना पाए, तो क्या किया जाए, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया। इस साल का क्यों ऐड करा, लॉजिक समझ में आया, इस साल के जो खर्चे हैं वो छूट ना पाए। तो कितना हो जाएगा ऐड करोगे तो, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आपको करना है ये, क्योंकि वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि बिगिनिंग और एंड का अमाउंट सेम है, अगर अलग अलग होगा तो फिर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट 2 बार कवर करनी होती है, 2 बार इसको रिकॉर्ड करना होता है। तो जैसे बिगिनिंग का आपने एक बार दिखाया, एंड का भी आपने, करंट ईयर एंड या करंट ईयर एक ही बात है, वो भी आपने एक ही बार दिखाया, एक बार इसको और दिखाओगे आप। अब जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस का, वो लायबिलिटीज होती है ना, तो जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो वो बिगिनिंग की लायबिलिटीज होगी, और जो एंड में करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है वो करंट ईयर की लायबिलिटीज होगी। ठीक है, तो बिगिनिंग वाली तो यहां दिखा दो, कितनी है बिगिनिंग वाली, 8,400, और एंड वाली भी इतनी है। ठीक है, ये करंट ईयर की है आपके ऊपर, तो आउटस्टैंडिंग जो रेंट है 8,400। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया।
पिछले साल वाली क्यों लेस करी, क्योंकि जो पेमेंट हुई है उसमें पिछले साल की भी पेमेंट करी होगी, तो वो हटाओ, क्योंकि आपको ना करंट ईयर के एक्सपेंस लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है वेजेस। वेजेस की पेमेंट कितनी करी आपने, 24,500। इसमें कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं ना, इसका मतलब जितनी भी आपने पेमेंट करी है वो करंट ईयर से रिलेटेड है। जितनी भी आपने पेमेंट करी वो कब से रिलेटेड है, करंट ईयर से। तो इसको यहां दिखा दो डायरेक्ट, टू वेजेस कितना है, 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, तो ये भी तो एक्सपेंस है, तो इसको भी यहां दिखा दो। ₹7,200, ठीक है। और ऑनरेरियम, मैंने तुम्हें भी ऑनरेरियम के बारे में बताया था, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। ये कितना है ऑनरेरियम, 43,500 रुपीज, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। जिसमें एडजस्टमेंट होगी ना तो उसको भी कंसीडर करेंगे, उसको भी प्लस माइनस जो भी करना होगा वो भी करेंगे। अगला है बुक्स। बुक्स की पेमेंट करी, किसकी पेमेंट करी आपने, बुक्स की। तो बुक्स की पेमेंट करने का मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, यानी एसेट्स परचेज करिए आपने, बुक्स एसेट्स में आएगा। तो क्योंकि पेमेंट इस साल करी है तो इसका मतलब इसी साल खरीदी होगी, तो ये आपकी जो परचेज ऑफ बुक्स है ये करंट ईयर की एसेट्स है। कब की है ये, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। लेकिन हमने अभी एडजस्टमेंट पढ़ी थी तो कुछ पहले से भी तो बिगिनिंग में था ना कुछ, है ना। तो एक काम करते हैं, बिगिनिंग का बुक्स कितना है वो भी देख लो। बिगिनिंग में कितने के थे बुक्स, 2 लाख के। तो बुक्स जो है बिगिनिंग में 2 लाख थे, तो कहां पर आएगा बुक्स, बिगिनिंग में था तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट, तो इसमें दिखा दो बुक्स 2 लाख रुपए, तो बुक्स आ जाएगा इसमें कितना, 2 लाख रुपए। और जो बुक्स हमने पहले से परचेज कर रखी है, जो पहले से हम पे है, तो वो क्लोजिंग में भी तो आएगा भाई, बस उसमें डैप लगा होगा या सेल किया होगा तो उससे डिक्रीज हो जाएगा। तो डैप लगा हुआ है भाई, है ना। बुक्स में कितने का डैप लगा हुआ है, 11,300 का, और साथ में परचेज भी करी है हमने। तो देखो यहां पर बुक्स कैसे दिखाएंगे हम, क्लोजिंग में बुक्स है हमारी, पिछले साल से बुक जो पड़ी है कितने की पड़ी है, 2 लाख की, और हमने परचेज करी, और एड बुक्स परचेज, बुक्स परचेज कितने की करी है बुक्स परचेज, 21,300, तो टोटल हो गया 2,21,300। और एट द एंड डेप भी लगा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 11,300। तो डेप को क्या करेंगे इससे, क्योंकि डेप लगने से एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो डेप हमारा लेस हो जाएगा। कितना है डेप, 11,300, तो लेस हो गया कितना आ जाएगा ये, 2,10,000। लेकिन जो ये डेप है ये हमारा एक्सपेंस होता है ना। तो डेप्रिसिएशन को हम यहां पर एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे, क्योंकि जो करंट ईयर में डेप लगा वो करंट ईयर का खर्चा है भाई, तो करंट ईयर के डेप को एक्सपेंडिचर में लेके आएंगे, ठीक है। तो टू डेप ऑन बुक्स 11,300, क्लियर हो गया। अच्छा, जो ये हमने बुक्स परचेज करा इसको एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे क्या, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना। एसेट्स अगर परचेज करते हो वो तो बैलेंस शीट में आएगा ना, एसेट्स पे कोई डेप लगेगा या सेल करने में लॉस प्रॉफिट होगा तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है ऑफिस एक्सपेंसेस, 45,000, ऑफिस के खर्चे, तो ये भी कहां आएगा, तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे कितने हैं, 45,000, क्लियर हो गया भाई।
फिर है 3% फिक्स डिपॉजिट, एफडी कर दी आपने और उस पे आपको 3% इंटरेस्ट मिलेगा और एफडी जो करिए 1 अक्टूबर 2019 को करिए। ठीक है भाई, तो एफडी आपने जो करिए ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, यानी एसेट्स हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया ये आपका। तो ये कहां पर आएगा है? ये बैलेंस शीट में आएगा। कौन सी वाले में? ओपनिंग में तो तब आता है ना जब ये पहले से करी हो। ये तो आपने देखो, ये पेमेंट साइड से देखो आप, पेमेंट रिसीव पेमेंट अकाउंट कब का है? 31 मार्च 2020। कौन सा ईयर है ये करंट ईयर का एंड डेट है। इस दिन बैलेंस शीट, इस दिन हमारा ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो 31 मार्च 2020 तो करंट ईयर है ना, तो करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हैं तो करंट ईयर की हुई ना भाई, ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। पिछले साल में क्यों आएगा ये? हाँ, तो ये इसमें आएगा। तो कितना है ये? 3% फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना है ये? 80,000। अब आपने एफडी कब करी है? डेट क्या दे रखी है? अक्टूबर 1, 2019। और आपका अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? मार्च 31, 2020। तो यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ हो गए? ये टोटल यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। तो आपको इसमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी मिलेगा। और इंटरेस्ट का रेट क्या है? तो हम इस पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 80,000 इंटू 3/100 इंटू 6 मंथ का है तो 6/12 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये? 1200 रुपए। ठीक है, अब ये जो 6 महीने हमने काउंट करे ये करंट ईयर के ही तो काउंट हुए। कैसे कि ये जो ये इनकम एक्सपेंडिचर और जो बैलेंस शीट बन रही है ये करंट ईयर की बन रही है और जिसका एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो यानी कि ये इसका जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो आएगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 31, 2020। तो ये आपका करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो ये देखो, इसको काउंट करो, ये यही वाला तो मंथ ईयर है। अक्टूबर इसी में तो आएगा, अप्रैल 2019 के बाद, और ये एंड वाली डेट है। तो ये करंट ईयर की इनकम हुई ना हमारी। तो करंट ईयर की जो इनकम है तो वो तो फिर आएगी ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड हो गया कि नहीं हुआ। अब ये कैसे पता चलता है कि रिसीव्ड हुआ नहीं हुआ? अगर देखो, रिसीव पेमेंट अकाउंट क्या बताता है? यही तो बताता है कि करंट ईयर में आपको कितना कैश रिसीव्ड हुआ और कितनी आपने पेमेंट करी। तो अगर आपने इस साल जो इंटरेस्ट कमाया उसका ब्याज अगर आपको इस साल मिल गया होगा तो रिसीव साइड में होना चाहिए ना ये। भाई आपने कहीं पैसे को की एफडी करा दी और उस पर 3% आपको 6 महीने का ब्याज मिलना है, तो अगर मिल चुका होगा, क्लब के पास पैसा आया होगा, तो रिसीव साइड में होना चाहिए ये कुछ। तो देखो, रिसीव साइड में कहीं लिखा है? नहीं लिखा ना। तो इसका मतलब है जो इंटरेस्ट मिलना बाकी था वो अभी तक मिला नहीं, तो इसको हम बोलेंगे ड्यू या एक्रूड। तो हम बोल देंगे इसको ये एक्रूड है। अभी एक्रूड का मतलब आपने इंटरेस्ट जो कमा तो लिया लेकिन मिला नहीं, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। तो अब ये देखो कहां कहां आएगा। पहली बात, इस साल की इनकम है तो इनकम में तो आएगा ही आएगा, है ना। तो एक तो यहां पर आ जाएगा ये बाय एक्रूड के नाम से। ठीक है, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितना है ये? 1200। एक तो इनकम है, दूसरा इस साल का आना बाकी है। जैसे एक्सपेंसेस का ड्यू लायबिलिटीज होती है, ऐसी इनकम का ड्यू या एक्रूड एसेट होती है, क्योंकि हमने पैसा लेना है ना भाई। तो लेना है तो हमारी क्या हुई है? इनकम तो हुई लेकिन एसेट भी तो हुई, एसेट भी तो है। इनकम तो है इस साल का लेकिन ये अभी मिला थोड़ी है, तो जब तक मिलेगा नहीं तब तक तो ये हमारी एसेट हुई ना एक्रूड के नाम से। तो इसको हमने इस करंट ईयर में भी दिखा देंगे, इसमें ऐड करके भी दिखा सकते हो या सेपरेटली, मैं तो अलग दिखा देता हूं इसको। ठीक है, तो यहां दिखा देंगे एक्रूड
इंटरेस्ट ऑन एफडी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये? पेमेंट साइड को पढ़ते चलो और जो जो उस पे एडजस्टमेंट है उसको भी उसी के साथ कवर करते चलो। अगला है बाय बैलेंस सीडी, कैश का और बैंक का बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, तो कहां आएगा बताओ? ये कैश और बैंक तो एसेट हुई ना, और उसका ये क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है उसका? ये क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ना, एसेट्स में। तो ये कैश को भी दिखा दो इसी में और बैंक का बैलेंस भी इसी में दिखा दो, एसेट्स में क्लोजिंग वाला। 2000 और 24,200। ठीक है, पेमेंट साइड कंप्लीट हो गई। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो भी हमने साथ में कर लिया। अब ऐसी रिसीव्ड साइड पढ़ते हैं और उसके साथ जो जो मिलेगा एडजस्टमेंट वो भी उसी के साथ रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले रिसीट में है टू बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का, यानी कि ये कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ये कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। तो कहां पर आएगा ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो कैश का भी बैलेंस इधर ही दिखा दो और बैंक का बैलेंस भी इधर ही दिखा दो। तो कैश का बैलेंस है 10,000 रुपीज और बैंक का बैलेंस है 21,900 रुपए। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस फीस माने एडमिशन फीस। तो ये क्या है? ये इनकम होती है भाई। तो एंट्रेंस फीस को हम कहां ले लेंगे? इनकम में ले लेंगे। ठीक है भाई, कितना है ये? 25,500 रुपीज। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, ये भी इनकम होती है, लेकिन जो ये आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है इसमें ये भी हो सकता है कि आपको पिछले साल का भी कुछ रिसीव हुआ हो और मे बी ये भी हो सकता है कि कुछ नेक्स्ट ईयर का एडवांस भी मिला हो। तो वो तो इंफॉर्मेशन होगी, उसका देख लेंगे वहां से। तो पहले सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं, कितना है? 1,60,000। $1,60,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग जो एरियर थे वो कितने थे? 3,500 और करंट ईयर इस साल एट द एंड का मतलब करंट ईयर में कितने हैं? 4,500। तो पहले तो जो पिछले साल बिगिनिंग में ड्यू थे, आने बाकी थे, वो इस साल हमें मिल गए होंगे, रिसीव्ड हो गए होंगे। ऐसे थोड़ी कि जो पिछले साल वाले ड्यू है वो चलते रहेंगे, है ना। तो नॉर्मली हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो पिछले साल ड्यू थे वो इस साल हमें मिल गए होंगे। तो मिल गए होंगे तो ये जो 1,60,000 रुपए आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ना, इसमें आपका 3,500 पिछले साल का भी इंक्लूड होगा। तो क्या करें? यहां से माइनस करेंगे, क्योंकि अगर इसमें पिछले साल का इंक्लूड है तो वो तो लेना नहीं ना, हमने तो करंट ईयर की इनकम लेनी है भाई। तो इसमें से क्या करेंगे हम? तो यहां लिखो लेस सब्सक्रिप्शन ड्यू, कब की? इन द बिगनिंग। कितनी है? 3,500। तो 1,56,500 रह गया। और करंट ईयर का कितना ड्यू है? 4,500। तो जो करंट ईयर का ड्यू है इसका मतलब वो करंट ईयर का ना आना बाकी है। जो करंट ईयर का ड्यू है उसका मतलब क्या है? वो करंट ईयर का आना बाकी है। तो इस साल की कोई भी इनकम छूट ना पाए, क्या करें? ऐड कर देते हैं। तो ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर करंट ईयर, या लिख दो एट द एंड। ठीक है, कितना है? 4,500। तो ये ऐड करके आ जाएगा 1,61,000। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट लिया हमने, एडजस्टमेंट से लिए तो हर एडजस्टमेंट 2 बार होती है। तो अब इस बिगिनिंग वाले ड्यू को और ये करंट ईयर वाले ड्यू को 2 बार करेंगे भाई। एक बार तो यहां हो गया, ये एक बार और करेंगे। अब जो पिछले साल ड्यू था यानी पिछले साल आना बाकी था, वो पिछले साल की एसेट हुई कि लायबिलिटीज हुई? एसेट हुई। लायबिलिटीज मींस देना है आपने, ये लेना है। लायबिलिटीज का मतलब तो देना होता है ना, ये देना थोड़ी है, लेना है।
तो ये पिछले साल का जो लेना बाकी था वो पिछले साल की एसेट हुई, और जो इस साल का लेना बाकी है वो इस साल की एसेट हुई। लेना बाकी चाहे पिछले साल का हो चाहे इस साल का हो, वो तो एसेट हुई ना। देना अगर ड्यू है, देना है, तो वो हुई ना लायबिलिटीज। लेना लायबिलिटीज कैसे हो सकती है? लेना है तो एसेट हुई ना, हमने लेना है ना, तो एसेट हुई। तो जो पिछले साल लेना बाकी है वो पिछले साल की एसेट्स, और जो इस साल लेना बाकी है वो इस साल की एसेट। ठीक है, तो पहले पिछले साल वाला यहां दिखा देते हैं एसेट्स में, सब्सक्रिप्शन ड्यू के नाम से। पिछले साल कितना लेना बाकी है? हाँ 3500, और इस साल कितना लेना बाकी है? 4500। ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको है। अब लेगेसी 16,500, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लेगेसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? रिवेन्यू रिसीट मान लेते हैं, यानी एक जनरल इनकम मान लेते हैं। स्पेसिफिक इनकम नहीं मानेंगे, क्योंकि जब स्पेसिफिक इनकम मानेंगे तो उसके लिए लेगेसी का एक आपको अलग से कुछ इंफॉर्मेशन देगा वो, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? जनरल इनकम। तो लेगेसी को कहां दिखा दे बताओ? इनकम साइड में। ठीक है, कितना है ये? 16,500। ठीक है, और लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो मेंबर वन टाइम देता है, और उसका जो बेनिफिट है वो तब तक लेता है जब तक वो उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हमेशा आप कैपिटलाइज ही करोगे। ठीक है, कैपिटलाइज करने का मतलब है इसको हम हमेशा लायबिलिटीज मानेंगे। ठीक है, ये अगर कुछ बोल दे वो कि इसको जनरल इनकम माना है तो ये आप मानोगे, अदरवाइज इसको हमेशा आप कैपिटलाइज ही करोगे। तो ये यहां पर आ जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है ये? 25,000 रुपीज। ठीक है भाई, और लास्ट पॉइंट है हमारा टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हुई? इनकम हुई, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट इवेंट से पैसा बच गया ये वो सरप्लस है। ठीक है, यानी कि आपने जितना एंटरटेनमेंट में पैसा कमाया होगा उसके बाद उसमें जो खर्च कर दिया होगा, तो वो जो डिफरेंस बच गया पैसा, तो वो तो इनकम हुई ना हमारी। तो ये कहां पर आएगा? इनकम ना आएगा। ठीक है, यहां पर दिखा दो। कितना है ये? 5600। ठीक है, रिसिप्ट साइड कंप्लीट, पेमेंट साइड कंप्लीट। अब एक बार देख लेते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन छुट्टी तो नहीं है। तो देखो, बुक्स का तो हो गया था, फर्नीचर का कहीं भी कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि फर्नीचर का रिसीट पेमेंट में कुछ दिया नहीं था ना, कि परचेज करी कि सेल करी, ऐसा कुछ भी हमें नहीं दिया था। तो फर्नीचर जो हमने बिगिनिंग में कितना दिखा रहा है वो 85,000। तो बिगिनिंग का फर्नीचर कहां पर आएगा? यहां पर आ जाएगा 85,000। ठीक है, और क्योंकि आपने ना तो और फर्नीचर परचेज करा ना सेल करा, तो इसलिए आपका जो फर्नीचर है ये एज इट इज पहले यहां कंटिन्यू होगा, लेकिन इसमें लगा है डैप। तो डैप लगा है, कितना लगा है? 5,000। तो वो क्या हो जाएगा आपका? लेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो बिगनिंग वाली एसेट से आप उसको क्लोजिंग में नहीं दिखाओगे, उसको आपको क्लोजिंग में भी दिखाना पड़ेगा अगर आपने उसको सेल नहीं करा है। तो सेल करा है तो फिर उतना वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। हाँ, जितना डैप लगा वो तो लेस करोगे। तो यहां पर हम फर्नीचर को दिखाएंगे, देखो, क्योंकि हमने जो फर्नीचर पहले से हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो अब भी तो होगा ना। तो यहां दिखा देंगे 85,000 रुपीज, और इस पर डैप कितना लगा है? 5,000 रुपए का। तो ये हो जाएगा कितना? 80,000 रुपए। और जो ये डैप लगा है तो ये हमारे एक्सपेंडिचर में आएगा, एक्सपेंस है हमारा ये। तो यहां पर भी दिखाओ इसको, टू डैप ऑन फर्नीचर, कितना? 5,000 रुपए। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, तो अब इसका टोटल लगाते,
ये जो वर्किंग नोट में हमने ये बैलेंस शीट बनाई है, यहां से हमारा कैपिटल फंड आएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर बैलेंस शीट में करंट ईयर में, और इनकम एक्सपेंडिचर में अगर इनकम साइड ज्यादा हुई तो सरप्लस आएगा, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा हुआ तो डेफिसिट आएगा। सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और डेफिसिट को माइनस। तो अब इसका टोटल लगाते हैं भाई, का जो टोटल आया वो हमारा कितना आया था, क्रेडिट साइड का टोटल आया था हमारा 2,98,100, ठीक है। और एक्सपेंडिचर जो डेबिट साइड है इसका जो टोटल हमें मिला वो मिला 1,53,300। तो हमारा जो है इनकम साइड ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, इनकम। तो इनकम साइड ज्यादा होती है तो हमें क्या आता है, सरप्लस। तो ये कितने का हो गया, तो ये हो गया हमारा 56,500 हो गए। तो ये हमें सरप्लस मिल गया, क्या मिल गया हमें, सरप्लस, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है ये लिख लो यहां पर, तो यहां पर हम लिख देंगे टू सरप्लस, ठीक है भाई। और यहां से कैपिटल फंड निकाल लेंगे, तो इसका टोटल क्या आया था हमारा, इसका टोटल आया था 3,20,400, और 3,20,400 में 8,400 माइनस कर देंगे, $3,12,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, कैपिटल फंड, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल फंड आ गए, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से। और इस कैपिटल फंड को यहां ले जाएंगे बैलेंस शीट में करंट ईयर में, और इसमें ये सरप्लस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 3,12,000 और इसमें ये जो सरप्लस आया है ये क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना है ये 56,500। तो 3,68,500 आ गया इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। अब इसका टोटल लगाओ, कितना आना था इसका टोटल हमारा, 4,19,000, 4,19,000। तो इसका टोटल और इसका टोटल चेक कर लो, इक्वल आ रहा होगा।